हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे। सो गाइस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के इतिहास के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चौहान वंश। आज हम चौहान वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की प्रथम व सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी। शाकंभरी कहाँ पे पड़ता है? ये सांबर में है। तो शाकंभरी से निकलने वाले चौहानों की प्रथम और सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो कौन सी थी? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है नाडोल के चौहान, बी है हाड़ौती के चौहान, सी है रणथंभौर के चौहान और डी है सिरोही के चौहान। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले शाकंभरी से जो चौहानों की शाखा निकली थी, चौहान वंश की जहाँ पे स्थापना हुई थी, वो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया ए, नाडोल के चौहानों की जो शाखा है वो प्रथम और प्राचीन शाखा है, जो कहाँ से निकली थी? शाकंभरी से निकली थी। यानी कि शाकंभरी के जो चौहान थे वहाँ से नाडोल के चौहानों के वंशज की नींव पड़ी थी। ओके गाइस, और नाडोल का बिजोलिया शिलालेख में नाडोल का जो प्राचीन नाम मिलता है वो है, तो बिजोलिया शिलालेख में नाडोल का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है नड्डुल। नाडोल का प्राचीन नाम क्या मिलता है बिजोलिया शिलालेख में? नडुल, जिसका वर्तमान है नाडोल। तो नाडोल के चौहानों की जो वंशज थे, शाकंभरी के जो राजा थे वाकपति, इनके पुत्र लक्ष्मण ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की नींव डाली थी। कब? 960 ईस्वी में शाकंभरी के राजा वाकपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में क्या डाली थी? चौहानों की नींव डाली थी, जिसकी वजह से लक्ष्मण सिंह को जिसमें लक्ष्मण चौहान को नाडोल चौहान का संस्थापक या इनका मूल पुरुष भी माना जाता है। और लक्ष्मण चौहान ने अपनी कुलदेवी माता आशापुरा माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थापित किया था। जो इनकी कुलदेवी थी, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी इन्होंने नाडोल में स्थापित किया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील कहाँ पे पड़ती है? ये सांबर में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांबर झील का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? देखते हैं हमारे ऑप्शन। पहला है वासुदेव चौहान ने, बी है सामंत ने, सी है गुवक प्रथम ने और डी है दुर्बल राज प्रथम ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया ए, वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था और वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास अपने राज्य की नींव भी डाली थी। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, जिसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और सांबर झील के आसपास इन्होंने चौहान राज्य की चौहान वंश की नींव डाली थी, अपने राज्य की स्थापना की थी। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर में जो चौहानों की नींव थी, चौहान के संस्थापक थे, वो किसे माना गया है? वासुदेव चौहान को माना है। किंतु हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, इन ग्रंथों में सांबर के चौहानों की जो नींव है, इनके जो संस्थापक है, वो किसे माना है? चहमान नामक व्यक्ति को माना गया है। सांबर के या शाकंभरी के चौहानों के जो संस्थापक है वो किसे माना है? चहमान को माना है हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। किंतु बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है वो शाकंभरी के चौहानों के जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान को माना है। और गोपीनाथ ने इसका डॉक्टर गोपीनाथ के द्वारा वासुदेव चौहान का जो समय है वो 551 ईस्वी बताया है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है अजयराज, बी है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, सी है विग्रहराज फोर्थ चतुर्थ और डी है अर्णोराज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए अजयराज। अजयराज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था और अजमेर जो नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, अजयराज के द्वारा बसाया गया था। अजयराज ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अजमेर नगर को बसाया था, जिसका प्राचीन नाम क्या था, अजयमेरु। इसने अपने नाम के ऊपर अजयमेरु नगर बसाया था अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है, अजमेर के नाम से हम जानते हैं। और अजयराज ने अपने शासन में अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जो श्री अजयदेव और श्री अजयदेव और अजय दमरस के नाम से तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिन पर अपनी पत्नी सोमलवती का नाम भी इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। और अजयराज वो प्रथम चौहान शासक हुए हैं जिन्होंने चांदी और तांबे के अपने नाम के सिक्के चलाए। ये प्रथम ऐसे चौहान शासक हुए हैं जिन्होंने अपने नाम के क्या चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। और अजयमेरु नगर है, जिसे वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है, वो किसके द्वारा बसाया गया था, अजयराज के द्वारा बसाया गया था। इन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस शहर को बसाया था और इसे अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है रूठी रानी का महल है वो कहाँ पे स्थित है। रूठी रानी का महल कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है अजमेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, रूठी रानी का महल है वो अजमेर में स्थित है। तो अजमेर को रूठी रानी के महल के नाम से, अजमेरगढ़ को रूठी रानी के महल के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि तारागढ़ दुर्ग। अजमेर का जो गढ़ है इसे तारागढ़ दुर्ग, वीठलीगढ़, गठवीडली का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल आदि इन नामों से अजमेर के गढ़ को जाना जाता है। तारागढ़ का दुर्ग इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान, इनकी जो पत्नी थी तारा, इनके नाम पे इस गढ़ का नाम रखा गया। फिर इसको गठवीडली के नाम से भी जाना जाता है और रूठी रानी के महल के नाम से भी जाना जाता है। रूठी रानी थी जिनका जो रियल नेम था उमादेव, ये मालदेव की पत्नी थी। उमादेव है वो मालदेव की पत्नी थी। वो रूठ जाने के बाद कहाँ पे रहने लगी, अजमेर के गढ़ में रहने लगी, जिसकी वजह से अजमेर के गढ़ को क्या नाम दे दिया गया, रूठी रानी का महल नाम दे दिया गया। थोड़ा सा हम रूठी रानी के बारे में जान लेते हैं। जो रूठी रानी थी इनका रियल नाम था उमादेव, जो राजा लूणकरण की पुत्री थी। जो रूठी रानी थी वो राजा लूणकरण की पुत्री थी और इनका विवाह मालदेव के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, मालदेव के साथ हुआ था। तो इतिहास में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उमादेव का विवाह मालदेव के साथ हुआ था और विवाह के एक दिन पश्चात ही किसी बात को लेकर इन दोनों में अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से ये रूठकर कहाँ पे चली गई, अजमेर के गढ़ में निवास करने लगी और आजीवन ये अपने पति मालदेव से रूठी रही, जिसकी वजह से इनका ये जो रूठी रानी है वो अपने रूठने की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। ओके, जो इनका नाम है वो क्या है, उमादेव। तो उमादेव रूठी रानी उमादेव रानी है वो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि ये आजीवन अपने पति मालदेव से रूठी रही। और कहाँ पे निवास किया, आजीवन इन्होंने अजमेर के गढ़ में निवास करने लगी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था। अभी आनासागर झील है वो अजमेर में है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है अर्णोराज चौहान के द्वारा, बी है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, सी है अजयराज चौहान के द्वारा और डी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, अर्णोराज चौहान के द्वारा आनासागर झील का निर्माण करवाया गया था। और आनासागर झील का निर्माण करने का कारण क्या था, जो अर्णोराज थे इन्होंने अजमेर के निकट अजमेर की भूमि पर इन्होंने तुर्कों से युद्ध किया।
तुर्कों से युद्ध किया और तुर्कों से युद्ध करके विजयी हुए। और जब तुर्कों से इन्होंने युद्ध किया तो तुर्कों के संहार करने पे जो रक्त धरती पे गिरा था, उस रक्त को साफ करने के लिए, धरती को साफ करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो आना सागर झील है वो नाग पहाड़, अजमेर में नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है, जिसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। तुर्कों के रक्त को धरती से साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया गया था। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा सन 1137 ईस्वी में, जो कहाँ पे है? नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है, अजमेर में। ओके गाइस, क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को क्या बनाया था? अपने राज्य का अंग बना लिया था। तो ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अर्णोराज चौहान ने, बी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ ने, सी ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय ने और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऐसा कौन सा अजमेर का शासक था जिसने तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ है, उसने दिल्ली को अपना अंग बनाया था। जो विग्रहराज चतुर्थ है, इनका रियल नाम क्या है? विसल देव, ये इनका नाम नहीं है, इनका नाम है विसल देव। जो विग्रहराज चतुर्थ है, ये इनकी उपाधि है, विसल देव की उपाधि है। ओके, तो जो विसल देव थे, ये किसके पुत्र थे? अर्णोराज के पुत्र थे। विसल देव है वो अर्णोराज के पुत्र थे। विशलदेव अर्णोराज चौहान के पुत्र थे और इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि जो अर्णोराज चौहान था, इसका वध है वो अपने पुत्र के ही हाथों हुआ था। जो विशलदेव का छोटा भाई था जगदेव इनका छोटा भाई था, जिसने क्या किया? गद्दी को पाने के लिए अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। तो विशलदेव ने अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाया, इनसे युद्ध किया और गद्दी से हटाकर इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठे। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले गद्दी पे बैठने के पश्चात तोमर के शासक को पराजित किया और दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ओके, दिल्ली पर अधिकार किया। तो चौहान शासकों में ये प्रथम ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार किया था। कौन हुए? चौहान शासकों में विशलदेव है जिन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की थी। ये प्रथम चौहान शासक हुए हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी या कवि बांधव के रूप में जाने जाते थे? बांधव का अर्थ क्या होता है? भाई, कवि का भाई। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है अर्णोराज चौहान, बी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है अजयराज चौहान और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या होगा? कवि बांधव की उपाधि किसको नवाजा गया था कवि बांधव की उपाधि से? तो ये हमारे ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव, या कटिबंधु या कवि बंधु के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि जो विग्रहराज चतुर्थ थे, ये इनकी उपाधि है विशलदेव थे वो साहित्य प्रेमी थे। क्या ये कवि भी थे और साहित्य के प्रेमी थे और इनके दरबार में प्रसिद्ध और महान कवि हुए हैं। सोमदेव जैसे इनके दरबारी कवि हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ थे वो क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। इसी वजह से इन्होंने एक संस्कृत में नाटक भी लिखा था, हरिकेली। इन्होंने संस्कृत में एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, हरिकेली, जिसकी इसकी कुछ पंक्तियां हैं।
इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? ब्रिस्टल जो कहाँ पे इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्तंभ के ऊपर इसका जो हरिकेली संस्कृत का जो नाटक है किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। इसके ऊपर भी इनका कुछ पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। जो हरिकेली है इसकी कुछ पंक्तियां कहाँ पे मिलती है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक के ऊपर इनकी कुछ पंक्तियां मिलती है। और फिर 2.5 दिन के झोपड़े जो कहाँ पे है? 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है। यहाँ पे भी 2.5 दिन के झोपड़े में भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां मिलती है जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। तो विग्रहराज चतुर्थ है वो एक साहित्य प्रेमी थे जिन्हें गोपीनाथ के द्वारा, डॉक्टर गोपीनाथ के द्वारा इन्हें क्या उपाधियां दी गई थी? कवि बांधव, कट्टी बंधु या फिर कवि बंधु के नाम से इन्हें जाना गया। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, गजनवी पर आक्रमण किया और उसको खदेड़ दिया था। तो फिर सेकंड कथन है हमारा वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तीसरा कथन है हमारा उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था। और चौथा ऑप्शन क्या है? वह अपने पुत्र के हाथों ही मारा गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? अर्णोराज के बारे में कौन कौन से कथन है वो सही है। तो इसमें हमारा पहला कथन हमने देखा था कि अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी से युद्ध किया, गजनवी के शासक से युद्ध किया और उसको क्या है? युद्ध में खदेड़ दिया, उसको पराजित कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अर्णोराज ने क्या किया? शासनकाल के प्रारंभ में गजनवी के शासक से युद्ध किया और विजयी हुए, उनको पराजित कर दिया। फिर दूसरा ऑप्शन है वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा। तो ये ऑप्शन इसको लेके गलत है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहा। फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी के साथ विवाह किया था। तो ये ऑप्शन भी सही है। जो अर्णोराज है इनकी पत्नी का नाम है कंचन देवी, जो किसकी पुत्री थी? चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कंचन देवी, जिनसे इन्होंने विवाह किया था। फिर जो चौथा हमारा ऑप्शन आता है वह अपने पुत्र के हाथों ही मारे गए थे। तो ये ऑप्शन भी सही है। जो अर्णोराज की मृत्यु हुई थी वो अपने पुत्र के हाथों हुई थी, जिनका नाम था जगदेव। इन्होंने अपने अपने पिता की गद्दी के लिए हत्या कर दी थी। ओके, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन कौन से ऑप्शन सही है? पहला, तीसरा और चौथा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी नहीं है, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? ललित विग्रहराज के जो रचयिता थे सोमदेव, वो किस चौहान शासक के दरबारी कवि रहे हैं? तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन भी हमें ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर छिपा हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो मैं बताती हूँ इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? विग्रहराज। तो अभी ऑप्शन को और देख लेते हैं कि ऑप्शन में ये है कि नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, बी है अर्णोराज, सी है विशलदेव और डी है सोमेश्वर। अरे क्या ये तो विग्रहराज का तो कहीं पे नाम ही नहीं है, तो क्या मैंने आपको गलत बताया है? विग्रहराज इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। क्या होगा? आइडिया लगाइए। तो विग्रहराज थे वो क्या थी? मैंने आपको बताया था उपाधि है, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है। तो ये किसने ली थी? विग्रहराज की जो उपाधि थी वो किसने ग्रहण की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया विशलदेव, सी। विशलदेव जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट ऑप्शन होगा विशलदेव। तो विशलदेव है, इन्होंने विग्रहराज की उपाधि धारण की थी। बस माइंड लगाने का यहाँ पे
ज़रूरत होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छिपा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, और क्या होता है गलत करके आ जाते हैं अगर हमें राइट आंसर का पता ना हो तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी, विशलदेव, जिन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की थी। और जो सोमदेव जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, प्रसिद्ध विद्वान है, वो विशलदेव के दरबारी कवि हुए हैं। जो विशलदेव थे वो तो खुद साहित्य के प्रेमी थे, साहित्य कला के प्रेमी थे विशलदेव, जिन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि भी धारण की थी। और इनके जो दरबारी कवि थे सोमदेव और नरपति नालह जैसे प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबारी कवि थे। तो सोमदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, ललित विग्रहराज की रचना की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना, सोमदेव के द्वारा की गई थी, जो विग्रहराज के दरबार के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी जिसमें थी, और इन्होंने विग्रहराज और जो इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी, विग्रहराज विशलदेव और जो इंद्रपुरी की राजकुमारी थी जो देसल देवी, इनके प्रेम संबंधों का इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें, ललित विग्रहराज में, जो सोमदेव के द्वारा रचित है। इसमें विग्रहराज और देसल देवी के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। फिर जो दूसरे हमारे विद्वान आते हैं वो है नरपति नालह, ये भी इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि और विद्वान हुए हैं। इनकी जो रचना थी वो थी विसल रसो। नरपति नालह की रचना कौन सी थी, विसल रसो। इन्होंने इस रचना में किसका उल्लेख किया है, विग्रहराज और राजमती, जो भोज राजा परमार शासक भोज की पुत्री थी राजमती, इनके प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। ओके, विशलदेव में किसका उल्लेख किया गया है, राजमती और विशलदेव के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। ओके, और जो विशलदेव थे इनका चित्तौड़ और मेवाड़ के ऊपर विजय का उल्लेख भी किया गया है। किसमें, विशलदेव रासों में। किंतु जो देसल देवी, जो ललित विग्रह का, जो देसल देवी और विग्रहराज की जो प्रेम कथा थी, जो प्रेम संबंधों का जो उल्लेख किया गया है वो एक काल्पनिक है। ललित विग्रह का जो संबंध है वो काल्पनिक है, यानी कि कल्पना के ऊपर आधारित है। किंतु विशलदेव रासों में जो उल्लेख किया गया है राजमती और विशलदेव के प्रेम संबंधों का, वो कुछ सच्चाई है इसके अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है राजस्थान के टोंक जिले में विसलपुर बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के टोंक जिले में जो विसलपुर बांध है इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, बी है अर्णोराज के द्वारा, सी है पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा और डी है पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, टोंक जिले में विसलपुर बांध का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, विशलदेव के द्वारा करवाया गया था, जिसने अपने नाम के ऊपर विशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, टोंक जिले में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है कि इस चौहान शासक को दलपुंगल व राय पिथौरा नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसे दलपुंगल व राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा का अर्थ क्या होता है, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। तो ऐसा कौन सा शासक है जो इतना प्रतापी हुआ है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है अजयराज और डी ऑप्शन है अर्णोराज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दलपुंगल और राय पिथौरा तथा हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है इनको, दलपुंगल, राय पिथौरा यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और हिंदू सम्राट, ये हिंदुओं के पक्ष में रहे हैं हमेशा से, इसलिए इन्हें हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान है वो सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान है वो किसके पुत्र थे, सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। सोमेश्वर
चौहान के पुत्र थे। इनके पिता ने भी उपाधि धारण की थी प्रताप लंकेश्वर की। इनके जो पिता थे वो भी बहुत ही साहसी और प्रतापी शासक हुए हैं सोमेश्वर चौहान। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पृथ्वीराज चौहान को किन के नामों से जाना जाता है? दलपुंगल, रायपिथोरा और हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अल्पव्यवस्था के दौरान शासन कार्यों में उनके प्रधानमंत्री ने सहयोग व मार्गदर्शन किया था। तो वे प्रधानमंत्री कौन थे? वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, जब पृथ्वीराज चौहान अल्पायु के थे उस समय राज्य का संचालन करने के लिए जिन्होंने सहायता और मार्गदर्शन किया था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन ऑप्शन। पहला है जयनाथ, बी ऑप्शन है चंद्रवदाई, सी है कदमदास और डी है कर्पूरी देवी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया सी, कंदमदास थे। इन्होंने जब पृथ्वीराज तृतीय अल्पायु के थे तो इन्होंने, इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, इनकी माता का क्या नाम है? कर्पूरी देवी। इन्होंने जब ये अल्पायु के थे तो राज्य का संचालन किया था। तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो 11 वर्ष की आयु के थे। जब वो 11 वर्ष की आयु के थे तो इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी। जब ये 11 वर्ष के थे तो इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी माता कर्पूरी देवी ने राज्य का संचालन किया। बहुत ही बुद्धिमानी, साहसी और योग्यता के साथ इनके जो राज्य था इनका संचालन किया। और इनके राज्य संचालन में इनका सहयोग किसके द्वारा दिया गया? कंदमदास, जो इनके दरबार के विश्वसनीय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इनकी माता कर्पूरी देवी का राज्य संचालन में सहयोग किया। ओके, तो और इनको, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इनको शिक्षा दीक्षा और राज्य संचालन की शिक्षा रहा थी, मतलब कि अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दीक्षा भी दी गई थी इनके द्वारा। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे, कब हुए थे, वो मैं सारा इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सन वगैरह जो मेरे द्वारा बताई जाती है, जो युद्ध है, वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो बताए जाते हैं। ओके गाइज, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया सी, 2 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे जो इतिहास में निर्णायक रहे हैं। जो युद्ध क्या रहे हैं? निर्णायक रहे हैं। तो 2 युद्ध कौन कौन से हुए थे? पहला था तराइन का, जो युद्ध हुए हैं वो तराइन के मैदान में हुए हैं। तो जो पहला युद्ध था तराइन का, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। फिर दूसरा ऑप्शन रहा है, दूसरा जो युद्ध था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, वो हुआ था 1192 ईस्वी में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। कौन से? पहला युद्ध था तराइन का, फर्स्ट युद्ध था 1191 ईस्वी में, और सेकंड तराइन का युद्ध था वो था 1192 ईस्वी में। तो इनके कारण क्या रहे हैं? जो प्रथम तराइन का युद्ध था, इसका कारण था कि जो मोहम्मद गोरी था इसने तबरे हिंद बठिंडा के ऊपर अधिकार कर लिया था। तबरे हिंद बठिंडा के ऊपर अधिकार कर लिया था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय अधिकार करना चाहते थे। जिसकी वजह से क्या, पृथ्वीराज चौहान तृतीय चिढ़ गए और इन्होंने क्या किया, अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जो पहला युद्ध था इसका कारण आपको पता चल चुका है। जो मोहम्मद गोरी थे इन्होंने तबरे हिंद बठिंडा के ऊपर अधिकार कर लिया था, जिसपे अधिकार कौन करना चाहता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय करना चाहते थे। जिसकी वजह से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें क्या है, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई। मोहम्मद गोरी को क्या है, करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसे मोहम्मद गोरी है वह भूल न सका और इसको अपनी करारी हार का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध छेड़ दिया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध वो 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो कारण रहा है वो है कि प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी को बहुत ज़्यादा इसकी करारी हार हुई, जो प्रथम युद्ध था इसमें क्या है
पृथ्वीराज चौहान थे वो विजय हुए थे, और मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ युद्ध में पीठ दिखा के भाग गया था। तो वो क्या अपमानजनक हार हुई थी जिसका मोहम्मद गोरी सहन न कर सका, और 1 वर्ष तक इन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और फिर से तराइन के मैदान में आ पहुंचा। और इसने पृथ्वीराज चौहान को इस बात का आइडिया नहीं था कि जो मोहम्मद गोरी था इसने साजिश रची थी पृथ्वीराज चौहान के लिए। जो सेकंड तराइन का युद्ध था इसके लिए साजिश रची और अपनी पूरी सेना और पूरे बल के साथ तराइन के मैदान में आ खड़ा हुआ, किंतु इस बात का पृथ्वीराज चौहान को आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से जो मोहम्मद गोरी था इसने पृथ्वीराज चौहान के लिए साजिश रची और पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और साकम्बरी अजमेर के अंदर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई और चौहानों की शक्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था वो विजय हुआ और इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या है, बंदी बना लिया गया, वो भी साजिश से। ठीक है, तो साकम्बरी अजमेर के अंदर क्या है, जो चौहानों की शक्ति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई और मोहम्मद गोरी यानी कि मुगल शासकों का इसके ऊपर आधिपत्य हो गया। इन्होंने अपने साम्राज्य की यहाँ पे नींव डाल दी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की अपमानजनक हार हुई। फिर दूसरा युद्ध है तराइन का सेकंड युद्ध, जिसमें जो 1192 ईस्वी में हुआ था और जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या है, बंदी बना लिया गया। और साकम्बरी अजमेर के अंदर किसका आधिपत्य हो गया, मुगलों का आधिपत्य हो गया। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, तो ये हमारे शासक है। पहला ऑप्शन है चंदेल के शासकों को, चंदेल नहीं है यहाँ पे, चंदेल है, चंदेल के शासकों को। बी ऑप्शन है भंडारकों को, सी ऑप्शन है चालुक्य शासकों को और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे इन्होंने किस शासकों को पराजित किया था, तो ये डी हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन है, क्योंकि इन सभी शासकों को पृथ्वीराज चौहान ने इनसे युद्ध किया और इन सभी शासकों को क्या किया, पराजित किया। सबसे पहले हम देखते हैं भंडारक। जो भंडारक वो एक जाति थी जो कहाँ पे, सतलज प्रदेश से आई थी। सतलज प्रदेश से आई हुई भंडारक एक जाति थी जो गुड़गांव में हिसार के आसपास रहने लगी। सतलज प्रदेश से आई हुई भंडारक एक जाति थी जो कहाँ पे रहने लगी, गुड़गांव और हिसार के आसपास रहने लगी। किंतु धीरे धीरे क्या है, ये मेवाड़, अजमेर और भीलवाड़ा, भरतपुर इनके आसपास क्या अपना प्रभाव जमाने लगी और अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगी। किंतु पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया, 1182 ईस्वी में भंडारकों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। ठीक है, इनका दमन किया। किसके द्वारा किया गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया। फिर चलते हैं चंदेल शासकों के ऊपर। तो पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक प्रमृति देव के जो सेनानायक हुए आल्हा और उदल ये सेनानायक थे प्रमृति देव के, जिनके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें आल्हा और उदल अपने साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए और इसमें इनके युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई, विजय हो गई। ओके, नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर में चौहान वंश की जो नींव थी वो किसके द्वारा डाली गई थी, इसका संस्थापक कौन था, तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी है गोविंदराज, सी है वाग्भट और डी ऑप्शन है हमीरदेव। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, रणथंभौर में चौहानों का जो संस्थापक था वो कौन था, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी, गोविंदराज। गोविंदराज है, इन्होंने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव डाली और ये रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। जो गोविंदराज था वो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। गोविंदराज कौन था, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र
था और द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा बंदी बना लिया गया और शाकंभरी अजमेर के ऊपर क्या है अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके ऊपर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो मोहम्मद गोरी था इसने वो साम्राज्य किसको दे दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को वो साम्राज्य लौटा दिया। किंतु पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो भाई था हरिराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई कौन था, हरिराज, इसने क्या किया, गोविंदराज के साथ युद्ध छेड़ा और इस युद्ध करके उस गद्दी को हासिल कर लिया। कौन से, शाकंभरी अजमेर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। किसने, हरिराज ने। तो हरिराज ने जो युद्ध किया था उसका विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका दमन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को क्या किया, रणथंभौर की जागीर संभला दी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गोविंदराज को क्या किया, रणथंभौर की जागीर किसे दे दी, गोविंदराज को दे दी और गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव डाली। तो रणथंभौर का संस्थापक वो कौन हो गया, गोविंदराज हो गए। तो रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंदराज था, गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की जो हमारी सब्जेक्ट रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, चौहान वंश। सो गाइज, जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं इनसे संबंधित अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके टेलीग्राम चैनल सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस से इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो और सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।